हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती गुप्ता। कल के लेक्चर में हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसका हमारा टॉपिक था बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो कल हमने ये जाना था कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कंसेप्ट के बारे में, व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ओके, नाउ कम टू द स्लाइड। जैसे कि मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस की आसपास की सराउंडिंग्स कैसी हैं, हमारे बिजनेस का आसपास का माहौल कैसा है। तो मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि हमारे बिजनेस की जो आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है इंटरनल्स और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट कहता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज़ें जो होती हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या कहता है, आउटसाइड द एनवायरनमेंट, आउटसाइड द बिजनेस, जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, नाउ अब हम लोग वन बाय वन करके ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में कुछ चेंजेस आते हैं। उन फैक्टर्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है। आज हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। देखिए, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जब क्या करते हैं, हम अपनी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, हमारे यहाँ पे बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, मेल्स का रेशियो कितना है, फीमेल्स का रेशियो कितना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। तो अब हमारी जो डेमोग्राफी है, जो हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, वो किस तरह से हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग रीड करते हैं। Demography is a study of human population with reference to its size, density, distribution and other connected vital statistics। ठीक है, मैंने क्या बताया, डेमोग्राफी क्या होता है, एक तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, उसका साइज़ क्या है, डेंसिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रिलेटेड जो भी डेटा हम इकट्ठा करते हैं वो सब हम डेमोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। This information is very essential in modern days for planning and development and also for framing laws relating to society and business। अब देखिए, इन सारी चीज़ों का हमारे बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या होता है कि जब भी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो उससे हमारी इकोनॉमी भी बहुत इफ़ेक्ट होती है। इसी के लिए अब जैसे मान लीजिए अगर हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी बिज़नेस जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो हमारी पॉपुलेशन का हमारे बिज़नेस पे क्या हो रहा है, इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स बोलते हैं। मतलब कि जब हम ये देखते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर फीमेल ज़्यादा हैं तो कोई भी बिजनेस होगा वो ऐसा प्रोडक्शन करेगा जो फीमेल्स के पर्पज़ से हो, मेल ज़्यादा होंगे तो मेल्स के पर्पज़ से करेगा। मतलब उस कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है, कितनी है, डेंसिटी क्या है, साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इन सारी चीज़ों को जब देखते हुए हमारे बिजनेस में चीज़ें चेंज होती रहती हैं तो उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स बोलते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं the density of population, the extent of their standard of living, their level of their education and the nature of their occupation etc। ठीक है, अब देखिए, आपकी जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और आती हैं, जैसे कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उनके एजुकेशन का लेवल कैसा है, कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं कि कम एजुकेटेड हैं या बिल्कुल नहीं एजुकेटेड हैं, वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन कैसा है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, क्या चीज़ें वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर देखते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी कंट्री के जो बिजनेस होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा ग्रेटली इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ बिजनेस द एंटरप्रेन्योर्स कुड अंडरटेक। द बिजनेस यूनिट्स रिक्वायर कस्टमर्स फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कोई भी बिजनेस यूनिट जो होता है उसको कस्टमर की ज़रूरत पड़ती है उसके सर्वाइवल के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। बिकॉज विदाउट कस्टमर वो अपना प्रोडक्ट किसको सेल करेगा, तो
कस्टमर ही नहीं होंगे तो कोई भी बिजनेस नहीं चल पाएगा. Naturally, business can thrive in populous regions. Through nowadays, transportation helps a lot in bringing the commodities to the scarcely populated areas. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए एक मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे आर लिखा है वो आपका एरिया होगा. तो हम ये देखते हैं कि जो आपका पॉपुलेशन होती है, जो रीजन्स होते हैं, कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बहुत अच्छी हो गई, जिसकी वजह से जगह किसी भी जगह पे स्कैरसिटी नहीं होती कमोडिटीज़ की, और हम इजीली अपने ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, ताकि लोगों की सप्लाई को पूरा किया जा सके, तो उनके डिमांड स्ट्रक्चर को पूरा किया जा सके. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं. अब हम सेकेंड बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स. अब देखिए व्हाट आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ. हमारी कंट्री में 1951 में 5 ईयर प्लान्स को बनाया गया था. 5 ईयर प्लान्स को क्यों बनाया गया था? देखिए क्या होता है कि कोई भी कंट्री है या उसकी डेवलपमेंट है, या हम ये बात करें कि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उसने ये सोचा कि हम इकट्ठे किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 5-5 सालों के अकॉर्डिंग एक ड्यूरेशन बना ली, जिसके बेसिस में हम क्या करेंगे, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को मॉनिटर करेंगे. हम उसके लिए कुछ एम सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे, हमें क्या अचीव करना है. हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमने क्या किया, एक 5 साल का पूरा एक प्लान तैयार कर लिया. ठीक है, अब उस 5 साल के प्लान के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें क्या करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे. तो अब क्या है, वहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर कोई भी कंट्री है वो एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रही है, इसने एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए, लॉ बनाए. ठीक है, उसने इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारी सुविधाएं इंडस्ट्रीज़ को दी. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अच्छा बनाती हैं. तो अब क्या हो रहा है, उसका भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है. ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी कंट्री की इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स बोलते हैं. चलिए हम आगे रीड करते हैं. द बिजनेस एंटरप्राइज इज अफेक्टेड बाय वेरियस इकोनॉमिक फोर्सेस विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस. और ये जो हमारे इकोनॉमिक फोर्सेस होते हैं, ये किसी भी बिजनेस के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं. These economic forces can be divided into 2 categories. पहला क्या होता है, डिमांड फोर्स, एंड दूसरा क्या है, कॉम्पिटिटिव फोर्स. डिमांड फोर्स क्या कहता है, किसी भी कंट्री का डिमांड स्ट्रक्चर कैसा है, किसी भी कंट्री में डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है. दूसरा क्या बोल रहा है कि कॉम्पिटिटिव फोर्स, उस कंट्री की जो कंपटीशन है उस कंट्री में, यानी कि कितने ज़्यादा लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स को इफेक्ट करती हैं. For a business firm to survive and thrive, it should have adequate demand for its product. किसी भी बिजनेस फर्म के लिए सर्वाइव करने के लिए उसको मार्केट में अपनी एक पहचान बनाने के लिए प्रॉपर उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड होनी चाहिए. क्योंकि अगर उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी तो उसके प्रोडक्ट्स, अब ये किसी भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या बिजनेस के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी डिमांड क्यों होती है, डिमांड इसलिए होती है क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, इसीलिए पब्लिक उसकी डिमांड करती है. तो अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और अगर वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. इसीलिए डिमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम द फर्म हैज़ टू कम्पीट विद द राइवल फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. और इन सारी चीज़ों में किसी भी फर्म को ये भी देखना होता है, उसको अपनी राइवल फर्म का मतलब होता है अपने अपोजिट में उसकी जो फर्म है उसको उसके साथ भी कॉम्पीट करना होता है. ये देखना होता है कि उसकी जो राइवल फर्म है वो क्या कर रही है, वो उसके जैसे प्रोडक्ट्स बना रही है या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बना रही है. ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हम आज हमारे घर में चाय पत्ती ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो अब हम चाय की जगह पे ऐसा क्या यूज़ करेंगे जो कहीं ना कहीं हमें उसकी तरह ही एक सेटिस्फैक्शन देगा. प्रॉपर चाय का सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं जो कोई भी पर्सन किसी एक प्रोडक्ट के ना होने पे दूसरे प्रोडक्ट को उसकी जगह पे यूज़ करता है.
ठीक है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कोई भी जो राइवल फर्म है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बना रही है या वो हमारे जैसे सेम प्रोडक्ट्स बना रही है, वो कैसे प्रोडक्ट बना रही है इसकी इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम उसके स्ट्रैटेजीज़ को देख के अपने बिजनेस में चेंजेस लाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्या होती हैं, हमारे बिजनेस में बहुत इफेक्ट डालती हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ जोग्राफिकल फैक्टर्स। अब जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि भाई किसी भी कंट्री का या किसी भी सिटी या स्टेट का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, वेजिटेशन कैसा है, वहाँ का मौसम किस तरह का है। तो ये सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट डालती हैं। भाई ठंडी का मौसम है तो लोग जितने भी वूलन क्लोथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, गर्मी का मौसम है तो कोई भी वूलन क्लोथ नहीं लेगा, बारिश हो रही है तो लोग अम्ब्रेला वगैरह ज़्यादा खरीदते हैं, रेनकोट ज़्यादा खरीदते हैं। तो हम क्या देखते हैं, किसी भी कंट्री के जो जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी बिजनेस के जो डिमांड है या उसकी सप्लाई है या उसका प्रोडक्शन है वो उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। Geographical conditions to a greater extent influence the type of industries and business in the region. Okay? Generally, the people of a particular geographical region will have similar tastes, preferences and requirements. हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ के लोगों का टेस्ट बिल्कुल सिमिलर होता है, प्रेफरेंसेस सिमिलर होती है, रिक्वायरमेंट सिमिलर होती हैं। क्योंकि अगर हम गुजरात की बात करें वहाँ के लोगों का टेस्ट अलग है, अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ के लोगों का टेस्ट अलग है, अगर हम अपने लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ के लोगों का टेस्ट अलग है। तो हर जगह के लोगों का क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, डिफ़र करती हैं प्लेस टू प्लेस। द जोग्राफिकल सिचुएशन, द फिजिकल फीचर, द क्लाइमेट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, वेजिटेशन, ये सब भी क्या है, ये सब चीज़ें भी इस पर असर डालती हैं। डिसाइड द टाइप ऑफ लिविंग in a particular region and only those industries which could cater to the needs of the people could develop. In other words, geographical conditions exert profound influence on the location of the business. आपकी जो geographical conditions होती हैं वो किसी business की location पे उनके जो भी प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन सब पे एक चेंजेस लाती हैं, उन सब पे एक अपना इफेक्ट डालती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस बोलते हैं। चलिए अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट क्या कहता है कि कुछ सामाजिक चीज़ें भी होती हैं, कुछ कल्चरल चीज़ें भी होती हैं जिसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो क्या है, सोशल एंड कल्चरल एटीट्यूड ऑफ अ रीजन इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द रीजन in a variety of ways. The business practices and the management technique of the organization should cope up with the social and cultural attitude of the people. यानी कि जो लोगों का एटीट्यूड कैसा है, कहाँ पे किस कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम राजस्थान के लोगों की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों का पहनावा बहुत अलग है, वहाँ के लोगों का कल्चर बहुत अलग है। अगर हम पहाड़ की बात करते हैं, वहाँ जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वहाँ के लोगों का कल्चर बहुत अलग है। तो बिज़नेस क्या करता है, उन कभी कभी जगह के अकॉर्डिंग क्या करता है, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी बिजनेस पे अपना इफेक्ट डालते हैं। नाउ इट इज़ द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। ये एक तरह से क्लास स्ट्रक्चर को ही बताता है कि सोशल क्लास कैसा है। जैसे कि मान लीजिए कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ मिडिल क्लास लोग होते हैं, कुछ अमीर लोग होते हैं। तो डिफरेंट वैरायटी के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वगैरह बनाई जाती हैं। रिच लोग होते हैं तो वो मर्सिडीज़ प्रेफर करते हैं, वो लग्जरियस गाड़ियाँ प्रेफर करते हैं। जो मिडिल क्लास होते हैं वो जितना भी उनके बजट में होता है वो वैसी गाड़ियाँ प्रेफर करते हैं। तो ये क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं वो 2 व्हीलर चलाते हैं। तो ये क्या है, किसी भी कंट्री का जो सोसाइटी का क्लास है ना वो बता रहा है। इट टेल्स अबाउट द सोशल रोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। द क्लास स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। अब जो क्लास स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड करता है कि लोग काम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, कुछ कम पैसे कमाते हैं। देयर एजुकेशन, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं। इनकम लेवल, सोशल स्टेटस कैसा है, उनकी मोबिलिटी कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, समाज के प्रति उनका रवैया कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। तो ये सब हमारे सोशल फैक्टर्स के अंदर आता है।
Every society develops its own culture, which means how the members of that society behave and interact with each other in society. हर society क्या करती है, अपना खुद का culture बनाती है, अपने उसके सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उन लोगों को कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, वो खुद ही मेंटेन करते हैं. द टर्म कल्चर इंक्लूड्स वैल्यू, नॉर्म्स, कस्टम्स, एथिक्स, गोल्स एंड अदर एक्सेप्टेड बिहेवियर पैटर्न. जैसे कि इसका एग्जांपल हम समझते हैं तो डिफरेंट हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा इंडिया है तो इंडिया में जब शादी होती है तो शादी का एक जो रीति रिवाज होते हैं वो अलग होते हैं. वहीं हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो शादी चर्च में होती है. तो क्या है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं जगह के हिसाब से. कल्चर क्या होता है, कल्चर लोगों का चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का डिमांड और सप्लाई स्ट्रक्चर पैटर्न भी चेंज होता रहता है. अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स की. देखिए पॉलिटिकल फैक्टर क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा. किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आती है. जैसे मान लीजिए कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो टाइम पे क्या कर रही है, कोई लॉ लेकर के आ रही है, कोई रूल्स रेगुलेशंस बना रही है बिजनेस के रिगार्डिंग. जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए हैं. आपका कंपटीशन लॉ हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हो गया, आपका MRTP एक्ट हो गया. तो ये सारे एक्ट क्यों बनाए गए हैं, ये सारे एक्ट इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारी कंट्री में जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. उनको कोई भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो मार्केट में जो लोग हैं, वो गलत यूज़ ना कर सकें, अनफेयर कंपटीशन ना कर सकें मार्केट में. इसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे रूल्स को फ्रेम किया गया है. तो मान लीजिए कि अगर इन केस कहीं पे स्कैंडल हो जाता है, स्कैम हो जाता है, तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बना देती है. तो वहाँ पे बिजनेस को अपने काम करने के स्टाइल को, अपने काम करने के जो नज़रिया होता है उसको बदलना पड़ता है, प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के चेंजेस की वजह से हमारे बिजनेस पे कुछ इफेक्ट आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं. ऑल बिजनेस फर्म्स आर डायरेक्टली अफेक्टेड टू अ ग्रेटर और लेसर डिग्री बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स प्रोग्राम्स. पॉलिटिकल फोर्सेस विल डिसाइड द नेचर ऑफ बिजनेस. जो भी आपके पॉलिटिकल फोर्सेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा होगा. प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स टू बी अंडरटेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. दीज पॉलिटिकल फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड. वो कुछ जो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं कभी कभी बहुत लंबे समय तक रहते हैं, कभी बहुत क्विक चेंजेस होते हैं, कभी साइक्लिकल चेंजेस यानी कि वो घूम फिर के एक ही जगह पे आते हैं. रीजनल फैक्टर्स होते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे क्या हैं, फोर्सेस हैं जो क्या करते हैं, हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं. चलिए ये आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया. नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जिसको हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं. अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि किसी भी कंट्री में किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है. अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि पहले के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत पुरानी थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाई थी, लोगों को चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी. अब क्या है, आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत मॉडर्नाइज हो गई है, अपडेटेड हो गई है. पहले के टाइम पे छोटी मोटी मशीनें थी, आज के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल हम फ़ोन का ले सकते हैं कि पहले के टाइम पे हमारे नॉर्मल फ़ोन चलते थे कीपैड, आज टाइम पे स्मार्टफोन चलने लगे हैं. आज के टाइम पे पहले नॉर्मल वॉचेस चलती थी, आज के टाइम पे डिजिटल वॉचेस चलने लगी हैं, सारा काम डिजिटल फॉर्म में होने लगा है. तो क्या हो गया है, टेक्निक कहीं ना कहीं हमारी बढ़ गई है, टेक्निक कहीं ना कहीं अच्छी हो गई है. तो इसकी वजह से भी हमारा जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. पहले के टाइम पे प्रोडक्शन करने में बहुत टाइम लगता था क्योंकि मशीनें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. आज के टाइम पे बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्शन है, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो बहुत जल्दी हो जाती है, डिले नहीं होता है, अच्छी क्वालिटी में होता है. तो ये सब भी क्या है, इसका भी हमारे एक बिज़नेस पे बहुत ही ज़्यादा इसका असर डालती है. Technology means the systematic knowledge of the industrial arts. Technique denotes a method of performance. These two are increasingly used in modern literature on industrial production. टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट. मतलब कोई भी चीज़ आप जब सीख रहे हो टाइमली बेसिस पे, सिस्टमैटिक फॉर्म में, डे बाय डे करके, या हम कहते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है. टेक्निक डिनोट्स अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस. टेक्निक एक तरह से क्या होता है, एक मेथड होता है, कोई तरीका होता है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने का. ठीक है, जो मॉडर्न टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है. आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है वो बिजनेस को दो तरह से पिक करती है.
इट इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी, ये सोसाइटी पे अपना असर डालती है। दूसरा, ये हमारे जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उन पे भी अपना असर डालती है। ओके, तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट पे अपना असर डालते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी इसके आगे कल हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।